ओके, तो इस वीडियो पे आपने यदि क्लिक किया है तो इसे प्लीज कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो क्लास में हम काफ़ी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे मानव में जनन और यह उसका पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले के सभी पार्ट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में पा जाएंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी दी गई लिंक्स को देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मानव में जनन और उसमें निषेचन तक पढ़ चुके थे और निषेचन के बाद गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट कर चुके थे। हम जानते हैं कि जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज 24 घंटे के बाद डिवीजन स्टार्ट करता है, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। और ये रैपिड डिवीजन चलता रहता है। और इस तीव्र डिवीजन में होता क्या है कि 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्था बनती है, जिसे कहा जाता है मोरूला। मोरूला गर्भाशय में पहुंचता है और इसके बाद वहां पर बहुत सारे पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और इसके बाद उसमें तीव्र डिवीजन स्टार्ट होता है, जिससे वह द्विस्तरीय ब्लास्टुला का निर्माण करता है। ब्लास्टुला की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट यानी पोषकोरक, जो कि अपरा का निर्माण करने वाली होती है। और वही जो इनर सेल मास होती है उसे वो आगे चल करके इम्ब्रियोब्लास्ट का निर्माण करती है। और इस तरह जो ब्लास्टुला होता है वो ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय की, उससे अटैच हो जाता है। तो इतने पॉइंट्स आप पहले से जानते हैं। अब अटैच होने के बाद ये रैपिड डिवीजन करता है और जो ये द्विस्तरीय ब्लास्टुला है वो किस में बदल जाता है, गैस्ट्रुला में। और इसमें 3 स्तर बन जाते हैं, त्रिस्तरीय बन जाता है, अर्थात 3 लेयर बन जाती हैं, जिनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो थे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब ये जो तीनों स्तर हैं वो आगे चल करके अंगों का निर्माण करेंगे और इस तरह गैस्ट्रुला जो है वो भ्रूण बनेगा, अर्थात बेबी का निर्माण कर देगा। तो उन टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि गैस्ट्रुला के निर्माण तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण कैसे होता है। चूँकि हम जानते हैं जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम थी वहीं पर गैस्ट्रुला क्या था, अटैच था। और गैस्ट्रुला में 3 स्तर का निर्माण हो चुका था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और उन जो वो लेयर्स थी उन्हीं से क्या है आगे चल करके अंगों का निर्माण होने वाला है। अब बात करेंगे कि इनमें निर्माण कैसे होता है और प्रक्रिया कैसे होती है। तो बात करते हैं, दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण में तीनों स्तरों का निर्माण हो जाता है और इस त्रिस्तरीय भ्रूण को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रुला कहा जाता है। क्लियर। ये स्तर अब विभिन्न अंगों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। मानव में जो गर्भकाल होता है वो 266 दिन या 9 महीने का होता है और गर्भकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। चूंकि 9 महीने का है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसको कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। ये हो गया पहला तिमाही, ये हो गया दूसरा तिमाही और ये हो गया तीसरा तिमाही। अर्थात 1 से लेकर के 3 महीने तक जो है वो पहला तिमाही हो जाता है। वही 4 से लेकर के 6 यानी 4, 5 और 6 दूसरे तिमाही में आते हैं और तीसरे तिमाही में 7, 8 और 9 तीसरे तिमाही में आ जाते हैं और तीसरे तिमाही के बाद बेबी बर्थ होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि 2 सप्ताह बाद क्या करता है वो त्रिस्तरीय अर्थात गैस्ट्रुला बन जाता है और इसके बाद उन तीनों स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाएगा। जो मादा होती है मानव की, उसका जो गर्भकाल होता है वो 9 महीने का होता है, जिसे हम लोग 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रथम तिमाही, सबसे पहला है प्रथम तिमाही अर्थात फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें भ्रूण में अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जैसे हृदय, मस्तिष्क, मेरुरज्जु आदि। ऐसे अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले के पार्ट्स में हमने ये भी बताया था कि किस अंग का निर्माण किस स्तर से होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। साथ साथ में आप नोट्स भी बना रहे होंगे, ये मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। अगर नहीं भी बना रहे होंगे तो सबको नोट्स प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर, ये बात भी आप जानते हैं। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सबके सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करवा दूँ। तो रेगुलर वीडियोस दूंगा और आप सबसे हमारी एक ही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया करें और लाइक किया करें, जिस वजह से जो वीडियोज़ हैं
वो आपको रेगुलर भी मिलती रहेंगी और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आराम से आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आ जाते हैं और टॉपिक पर बात ये है कि प्रथम तिमाही में भ्रूण में अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जैसे हृदय, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और इसके बाद बात करते हैं तो 4 सप्ताह में सभी प्रमुख अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यानी चौथा सप्ताह जो होता है 4th वीक, उसमें सभी प्रमुख अंगों का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और छठे सप्ताह में जननों अर्थात गोनेड्स का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इनका निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। 7वें से 9वें सप्ताह में हाथ व पैर बनते हैं। किस सप्ताह में? 7वें से लेकर के 9वें सप्ताह में हाथ व पैर बनने लगते हैं और इसके बाद ये मूवमेंट भी करने लगते हैं। तीसरे महीने में हाथ व पैर चलने लगते हैं और तीसरे मंथ में बेबी का जो पैर चलने लगता है, इससे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि बेबी मूव कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो है उसको अल्ट्रासाउंड में भी आसानी से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं द्वितीय तिमाही में। तो द्वितीय तिमाही में क्या हो जाता है? चौथे माह में, चूँकि तीसरे माह तक यहाँ हो गया, पहला तिमाही कितना था? तीसरे माही तक तो था। तो चौथे माह में कंकाल और रक्षात्मक आवरण का निर्माण होता है, निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और छठे माह तक, क्योंकि 3 से लेकर के है ना 4 से लेकर के 6 तक ये तिमाही थी, तो छठे माह के अंत में भ्रूण की सभी रचनाएं बन चुकी होती। क्लियर हो गई बात? सभी रचनाएं बन चुकी होती हैं और इसके बाद आपको पता है हृदय भी धड़कने लगता है काफ़ी तेज़ी से। तो हृदय की जो धड़कन है वो आसानी से सुनी जा सकती है, बाहर से भी सुनी जा सकती है। बेबी की जो क्या कहते हैं हार्ट बीट है उसको महसूस किया जा सकता है। किस मंथ में? छठे माह में आराम से महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं अंतिम तिमाही की। अंतिम तिमाही 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है। इस दौरान भ्रूण अपने आकार एवं भार में तेजी से वृद्धि करता है, अर्थात उसके जो सभी अंग हैं वो वृद्धि करने लगते हैं और वो वेट गेन करने लगता है। इसके बाद भ्रूणीय शरीर के पूर्ण विकसित होने पर 9वें माह में भ्रूण जन्म लेने को तैयार हो जाता है। 9th मंथ में क्या हो जाता है? भ्रूण जो है वो जन्म लेने के लिए रेडी हो जाता है, अर्थात अब आगे प्रसव की क्रिया स्टार्ट हो सकती है। यह भ्रूण जो होती है वो लगभग 18 से 20 इंच लंबा और 3 से 4 किलो वजन का हो सकता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि भ्रूण कितना हो सकता है? 18 से 20 इंच लंबा और 3 से 4 किलो वजन का होता है। भ्रूण का स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, यहाँ फिगर को समझा देते हैं। तो ये मादा का गर्भाशय है ना, और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम से ही ये अपरा का निर्माण हो जाता है और अपरा के थ्रू ही ये पूर्ण विकसित भ्रूण है। ये पूर्ण विकसित भ्रूण है क्योंकि विभिन्न स्टेज से जा करके भ्रूण का निर्माण ऐसे होता है। तो इसमें अगर देखें तो हाथ, पैर, सर सभी अंग इसके निर्मित हो चुके होते हैं और ये नाभि रज्जु द्वारा अपरा से जुड़ता है इसको, और इसी नाभि रज्जु के थ्रू जो अपरा इसको प्रोवाइड करती है, पोषण है, श्वसन है ना, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है अपरा। हम लोग अगले टॉपिक में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लेसेंटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो प्लेसेंटा हम लोग अगले पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भ्रूण होता है और भ्रूण के चारों ओर फ्लूइड भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या उल्ब तरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उल्ब तरल। इसमें क्या भरा होता है? उल्ब तरल। क्लियर? उल्ब तरल भरा होता है और इसके बाहर ये पूरी एमनियोटिक गुहा होती है और इसमें भरा होता है उल्ब तरल। और यहाँ पर देखिए ये गर्भाशय स्तर पाया जाता है और इसके सबसे बाहर कवरिंग पाई जाती है जिसे कोरियान कहते हैं, और कोरियान जो है वो भ्रूण को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद ये टोटली कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने इसके तीनों पार्ट्स पढ़ लिए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों तिमाहियों को पढ़ लिया है और एक कंप्लीट भ्रूण हो चुका है। अब इसके बाद प्रसव की स्टेज आती है अर्थात चाइल्ड बर्थ की। तो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रसव। कौन सी हेडिंग हो जाएगी? प्रसव। तो जब गर्भावधि होती है, गर्भावधि कितनी होती है? 266 दिन या 9 महीने। तो गर्भावधि पूर्ण होने के पश्चात
गर्भाशय की पेशी में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। जो गर्भाशय की ये पेशी है इसमें तीव्र संकुचन प्रारंभ होता है, ऐसे ऐसे तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। इस संकुचन को क्या कहते हैं? प्रसव संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव संकुचन। तथा इस अनुभव को प्रसव वेदना कहते हैं। जो दर्द महसूस होता है उसे प्रसव वेदना या लेबर पेन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? प्रथम अवस्था में इसकी 3 स्टेज होती हैं। जो प्रसव होता है उसकी 3 स्टेज होती हैं। जो प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था में जो तरंगे हैं, संकुचन की जो तरंगे हैं वो बार बार आती और जाती रहती हैं, और जब ये आती हैं तो जो वेजाइनल ट्रैक है वो फैल जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर तक ये फैल जाता है। जैसे तरंगे आती और जाती रहती है, अर्थात लगातार वेजाइना में क्या हो जाता है? संकुचन होता रहता है। लगातार वेजाइना में संकुचन होता रहता है, अर्थात ये फैलती और सिकुड़ती रहती है, और ये काफ़ी देर तक चलती है। जो पहली स्टेज होती है वो काफ़ी लंबी स्टेज होती है, और ये लगभग 8 से 24 घंटे चल सकती है, अर्थात बेबी बर्थ से लगभग क्या कहते हैं 8 घंटे पहले से पेन स्टार्ट हो जाता है। आप समझिएगा, तो लगभग 8 से 24 घंटे तक ये पेन लगातार चलती रहती है। और इसके बाद द्वितीय अवस्था में जो शिशु है वो योनि से बाहर आने लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर बाहर दिखता है, और इसके बाद शिशु जो है वो धीरे धीरे संकुचन के कारण बाहर आने लगता है। और बाहर आने पर है ना, तीसरी स्टेज में मतलब बाहर आएगा एकदम कंप्लीटली, लेकिन जब दूसरी स्टेज में शिशु बाहर आने लगता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो किससे जुड़ा होता है? शिशु नाभि रज्जु द्वारा अपरा से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जब भी प्रसव हो रहा होता है तो 2 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एक है पीयूष ग्रंथि से स्रावित ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है रिलैक्सिन। इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन से हार्मोन है जो प्रसव क्रिया में सहायक होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या करती है? ऑक्सीटोसिन लगातार संकुचन को बढ़ाती है, गर्भाशय में लगातार संकुचन को बढ़ाती है, जबकि रिलैक्सिन क्या करती है? वेजाइनल ट्रैक है, ग्रीवा है, इन सबको क्या करती है? शिथिल करती है, जिससे आसानी से बेबी बर्थ हो सके। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो तृतीय अवस्था में अपरा को शिशु की ओर से धागे से बांध करके असंक्रमित ब्लेड की सहायता से काटकर अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से फिगर में बात करते हैं, तो सबसे पहली स्टेज में लेबर पेन होगा और काफ़ी संकुचन होगा पेशी में, और बेबी बाहर की ओर हल्के हल्के धक्के मारना स्टार्ट करेगा, और ये पेन जो है वो 8 से 24 घंटे तक चल सकती है। अर्थात जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे 8 घंटे पहले ही पता चल सकता है कि हाँ आज बेबी बर्थ होगा। क्लियर? और इसके बाद धीरे धीरे द्वितीय स्टेज में ये तरंगे और तीव्र हो जाती हैं। जब बहुत तीव्र हो जाती है तो बेबी जो होता है ये भाग जो है वो ओपन होने लगता है। पहले धीरे धीरे फैलता और सिकुड़ता है, इसके बाद ये पूरा ओपन होने लगता है। इस तरह से पूरा ये ओपन होने लगता है, ऐसे ओपन होने लगता है, और बेबी जो है वो नीचे की ओर मूव करता है, और सबसे पहले उसका हेड पार्ट यहाँ पर दिखता है। और जैसे ही हेड पार्ट दिखता है, अगर हॉस्पिटल्स में होते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर लोग हेल्प करते रहते हैं, और इसके बाद ये बेबी धीरे 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 उसी संकुचन के कारण बाहर की ओर आता रहता है। काफ़ी दर्द झेलना पड़ता है ऐसे में, और ये दर्द असहाय होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने माँ के प्रति ऋणी रहना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि माँ ने कितना पेन ग्रहण किया होगा या कितना पेन सहा होगा, तब हम सबका बर्थ हो पाया है। तो ये बात भी आप हमेशा अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि माँ आपसे कितना प्रेम करती है, और माँ ने आपके बर्थ के समय कितना ज़्यादा दर्द सहा होगा। तो इस समय जब बेबी का सर बाहर आ रहा होता है तो सबसे हाई पेन होता है, बहुत हाई पेन होता है। एक पुरुष तो इस पेन को सह भी नहीं सकता है, लेकिन माँ उस पेन को सहती है अपने बच्चे के लिए, और धीरे धीरे ये बच्चा बाहर आ जाता है। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो ये जो नाभि रज्जु है वो अपरा द्वारा जुड़ी रहती है, और इसको इधर से बांध देते हैं ऐसे ऐसे, और इसके बाद यहाँ पर इसको कट कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब प्रसव कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया हमने? स्पर्म ओवा का फ्यूजन, फ्यूजन के बाद मारूला, मारूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला,
गैस्ट्रुला के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन गया बेबी। क्या बन चुका है? बेबी। और बेबी का हो चुका है बर्थ, बेबी बर्थ हो चुका है। अब बेबी बर्थ के बाद एक इम्पॉर्टेंट क्रिया होती है जिसे कहा जाता है दुग्ध स्राव। क्या कहते हैं? दुग्ध स्राव। क्योंकि जो बेबी बाहर आता है और इसके बाद अब उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिशन पूर्ण होता है माँ के दूध पीने से। तो क्या होता है? सगर्भता अर्थात प्रेगनेंसी के समय माता में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे इनमें वृद्धि हो जाती है और ये आकार में बड़े हो जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के जो स्तन होंगे वो काफ़ी बड़े और वृद्धि किए होते हैं। और इसके बाद जब बेबी बर्थ हो जाता है तो लगभग प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, और 24 घंटे में ही क्या हो जाता है? दुग्ध का स्राव स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर दुग्ध स्राव प्रारंभ हो जाता है। और जो दूध होता है ना, सबसे पहला जो दूध निकलता है माँ का, उसे खीस बोला जाता है। ठीक है। और इसमें प्रोटीन होती है, खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं। हालांकि इसमें विटामिन सी की जो है वो थोड़ी कमी होती है, लेकिन प्रोटीन भारी मात्रा में होता है। जैसे केसीन है, लैक्टोल्ब्यूमिन है, ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाता है, और भी विटामिन पाए जाते हैं, है ना। और ये क्या करता है? बेबी को पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन देता है। साथ साथ में जो दूध होता है इसमें एक एंजाइम भी पाया जाता है विशेष प्रकार का, जिसे लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। और ये कैसा होता है? जीवाणुनाशी होता है। कैसा होता है? जीवाणुनाशी होता है। ये जीवाणुनाशी होता है, इसीलिए जो माँ का दूध होता है वो असंक्रमित होता है। माँ का दूध जो होता है वो असंक्रमित होता है, अर्थात संक्रमित नहीं होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि बेबी बर्थ कैसे होता है और बेबी का निर्माण कैसे हुआ। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट बचा हुआ है, और वो है प्लेसेंटा। यानी कल हम लोग प्लेसेंटा पढ़ लेंगे और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।